नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ पीसीएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने शुरुआत की थी भारत के संविधान में दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। साथ में इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी हमने देखा, और इसके साथ साथ अगर भारत के संविधान में भाग 3 को कहीं इंक्लूड किया गया है तो उसका कारण क्या है, इन सभी की चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग भारत के अंदर क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान के भाग 3 की, जहां पर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 है। इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा क्या होता है, इन सभी एस्पेक्ट्स पर मैंने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। और उसके बाद हम लोग आगे मूव कर रहे थे कि भाई मौलिक अधिकार क्या, पूरी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन भी आपके सामने किया था। लास्ट सेशन आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको बिल्कुल यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने शुरुआत की थी कि अगर हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तो भारत के संविधान हमें के अंतर्गत हमको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनके अंदर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके साथ में धर्म की आज़ादी का अधिकार हो, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार हो, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार हो। ये 6 मौलिक अधिकार तो हमको एक्सप्लिसिटली प्राप्त हैं। इसके साथ साथ कुछ एक मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो समय समय पर भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रिटेशन के द्वारा लाए गए हैं, यानी कि इन सभी एस्पेक्ट्स की हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम लोगों ने इससे आगे बढ़ते हुए आपको हमारा पहला मौलिक अधिकार, जिसको आप कहते हैं आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिया गया, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत दिया गया, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, इन सभी की चर्चा की थी। और ये चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था, इस बात को जरा ध्यान सुनिएगा, ये चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, उसको अधिकार प्राप्त है, और 2 अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिए गए थे। पहला अधिकार था विधि के समक्ष समता, और दूसरा था, पहला अधिकार विधि के समक्ष समता का अधिकार, और दूसरा जो है वो विधि का समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये 2 मौलिक अधिकार हमको आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्राप्त हैं। यानी कि पहला अधिकार तो ये कहता है कि भारत के अंदर सभी व्यक्ति समान है, यानी कि विशेष अधिकार को छीन लेता है। लेकिन दूसरा ही मौलिक अधिकार, जिसे हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं, ये हमें एक और मौलिक अधिकार देता है, और ये क्या कहता है कि अगर व्यक्ति समान परिस्थिति में नहीं है तो उनके अंदर भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि भेदभाव का मतलब क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और इसी के आधार पर ये हमको वर्गीकरण की आज़ादी देता है। यानी कि हम अपने नागरिकों में, हम भारत के अंदर क्लासिफिकेशन लोगों के बीच में कर सकते हैं, यानी कि वर्गीकरण कर सकते हैं। और वर्गीकरण जब होगा तो ये रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा वर्गीकरण जब किया जाए तो उसको जस्टिफाई करने की शक्ति स्टेट के पास होनी चाहिए। तो ये सब पॉसिबल है। दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आने वाले यहाँ पर सभी आर्टिकल्स में काम आने वाली हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 सबसे पहले सुन लीजिए। आर्टिकल 15 कहता है कि हम भारत के अंदर, पहली बात, ये अधिकार केवल और केवल हमें प्राप्त है, यानी कि ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और कहा गया कि राज्य कुछ खास आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव की मनाही करता है। किसको प्राप्त है ये अधिकार, ये अधिकार यहाँ पर हम भारत के नागरिकों को प्राप्त है। दूसरी चीज यहाँ पर कहा गया कुछ खास आधारों पर राज्य अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। इसके साथ साथ दूसरा जो प्रावधान आता है, यहाँ पर कहा गया कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच होनी चाहिए, यानी कि जो पब्लिक प्लेस हैं, जैसे कि कुआं है, बावड़ी है, सड़क है इत्यादि, पर सभी को एक्सेस होना चाहिए, और इसके आधार पर किसी के ऊपर भी कोई भी लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। तो मोटे तौर पर ये बातें की गई हैं। अब इसको जरा हम थोड़ा सा आगे लेकर के चलें तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर राज्य को उचित लगता है तो वह महिलाओं के लिए, बालकों के लिए, देश के अंदर SC वर्ग, ST वर्ग, साथ में बैकवर्ड क्लासेस के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये ओवरऑल समरी इसकी है। लेकिन अगर हम इसको 1 बाय 1 देखें, जैसे कि हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की बात करें, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि देखिए राज्य जो है सबसे पहले यहाँ पर राज्य को मनाही की गई है। और राज्य को क्या मनाही की गई है कि आप अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आप नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और आधार क्या बताया गया है कि केवल कुछ आधारों पर, ध्यान से सुनना इस बात को, केवल कुछ आधारों पर यह भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है,
यहां पर कहा गया है कि रिलीजियन, साथ में रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, केवल इन आधारों पर कोई भेदभाव भारत के अंदर राज्य नहीं करेगा। अर्थात राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं केवल शब्द के ऊपर, समझ लेना पहली बात इसको। तो पहला तो क्लॉज इसके अंदर ये दिया गया है, यानी कि यहां पर सबसे पहली बात, ये जो अधिकार इंपोज है ये किसके खिलाफ है? ये राज्य के खिलाफ है, यानी कि राज्य को कुछ खास कार्य करने के लिए मनाही की गई है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझ के चलनी है। दूसरा, ये अधिकार केवल नागरिकों के लिए है। और तीसरा, अगर हम समझें तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी कि विधि के समक्ष जो समता बताई गई है, उसी को पालन करने के लिए आर्टिकल 15 के अंतर्गत संविधान राज्य से कहता है, सरकार और सरकारी मशीनरी से ऐसा कहा करता है। लेकिन ये तो सिर्फ सरकार की बात है, यानी कि जब सरकार कोई नीति बनाएगी तो इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर भेदभाव सिर्फ सरकार ही नहीं करती, कई बार समाज के अंदर भी भेदभाव देखने को मिलता है। तो समाज के अंदर जो भेदभाव देखने को मिलता है उसके अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। यहां पर कहा जाता है कि देखिए, जब भी समाज के अंदर आप अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, तो वहां पर कुछ खास आधार पर सार्वजनिक स्थल जो हैं, यानी कि जो पब्लिक प्लेस हैं, उनके एक्सेस पर रोक लगा दी जाती है। पब्लिक प्लेस, जैसे कि होता क्या है, आज के टाइम पर तो ये समस्या देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पुराने टाइम में जब छुआछूत, जातिपात भारत के समाज के अंदर चरम सीमा पर थी, तो दलित वर्ग के खिलाफ एक खास शोषण किया गया था। अब ये शोषण बहुत निम्न कोटि का हुआ करता था। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी आपको नहीं दे सकता। एग्जाम्पल अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो कुछ जगह पढ़ने को ये भी मिलता है कि मान लीजिए अगर दलित वर्ग का कोई व्यक्ति किसी खास गली या नुक्कड़ से निकल रहा है तो उसके पीछे झाड़ू तक बांध दी जाती थी, ताकि जब वो निकलेगा तो उसको साफ करता हुआ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और प्रावधान थे, जैसे कि मान लीजिए कि वो जूता नहीं पहन सकता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल भारत के समाज में देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार का भेदभाव, यानी कि ये भेदभाव किस आधार पर था? ये भेदभाव एक इंसान के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि उसने एक खास परिवार में जन्म ले लिया है, उसके जन्म के आधार पर उसको भेदभाव का शिकार बनाया गया। अब जब भारत का संविधान आया, या संविधान से पहले हम मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं या फिर भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करें, तो वहीं पर दलित समाज को समानता लाने के लिए एक आंदोलन देखने को मिला, जिसके तहत आपने पढ़ा ही होगा पूना पैक्ट, यानी कि गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट, जहां पर रिजर्वेशन की शुरुआत होती है, यानी कि आरक्षण की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अब होता क्या है कि जब हमने ये कह दिया कि भाई हम इनको समान मानेंगे, तो समान मानने से, कहने से काम नहीं चलेगा। आपको इसको इम्पोज करना पड़ेगा, लीगली इम्पोज करना पड़ेगा कि अगर कोई समानता नहीं होती है। तो आर्टिकल 15 बस यही कहता है कि देखो, जो सार्वजनिक स्थल के क्षेत्र, यानी कि अगर मैं भारत की आज़ादी के समय पर बात करूं तो कुछ बड़े विवाद के बिंदु हुआ करते थे, जैसे कि उस समय पर अगर किसी को पानी लेने जाना है तो कुएं पर जाना पड़ेगा, तालाब के अंदर जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, या फिर किसी बावड़ी पर पानी लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो उस केस में कई बार ऐसा होता था कि भाई कुओं का भी रिजर्वेशन हो जाता था कि ये वाला कुआं किसी खास वर्ग के लिए, ये वाला तालाब खास वर्ग के लिए, बावड़ी किसी खास वर्ग के लिए है, तो इसके अंदर दलित वर्ग का व्यक्ति पानी लेने नहीं जा सकता। तो है तो सार्वजनिक स्थल, सरकारी प्रॉपर्टी के, लेकिन इसके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर दी गई कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार की लाइबिलिटी को हटाने के लिए, कहने का मतलब जो अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी हम लोग आर्टिकल 17 के अंदर पढ़ते हैं, उस अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए प्रावधान किया गया कि हम क्या करेंगे, पब्लिक प्लेस पर कोई भी भेदभाव केवल इन आधारों पर, कौन से आधार पर? धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर जन्म स्थान के आधार पर नहीं हो सकता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो इम्पोजिशन है, ये इम्पोजिशन किसके खिलाफ है? पहले वाला तो राज्य से मना ही किया गया था, यहां पर कहा गया कि राज्य भी पहली बात ऐसा काम नहीं करेगा, और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था ऐसा काम करती तो उसे भी रोका जाएगा। तो ये दोनों के ही खिलाफ लाया गया है राज्य लोग। कहने का मतलब देश के अंदर किसी प्रकार से कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सार्वजनिक स्थल तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। तो ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब आर्टिकल 15(1) और 15(2) को हम देखें तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता की बात करते हैं।
इसी के साथ में अगर हम आगे चलें तो आर्टिकल 15(3) आता है, ये कहता है कि देखिए देश के अंदर राज्य को अधिकार है कि वह महिला और बालक, वह क्या कर सकता है, महिला और बालकों के लिए, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर ऐसा कोई प्रावधान राज्य करता है तो यह आर्टिकल 14 के अंतर दिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समान संरक्षण का कतई उल्लंघन नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो महिला और बालकों के उत्थान के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान भारत के संविधान के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो हम लोग आर्टिकल 42 पढ़ते हैं। डीपीएसपी के अंतर्गत यानी कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान राज्य को निर्देश देता है कि वह कुछ खास प्रयास करे, कुछ खास प्रबंध करे। क्या प्रबंध के लिए कहा गया है? आर्टिकल 42 कहता है कि अगर देश के अंदर महिलाओं को हम मैटरनिटी रिलीफ दे पाए, इन प्रकार की कोई सुविधा दे पाए, जैसे किसी महिला ने किसी बालक को जन्म दिया तो उसके आधार पर उसे कुछ ना कुछ जो है विशेष प्रावधान हमको करने पड़ेंगे। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या उल्लंघन हो सकता है? तो याद रखना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन नहीं है। आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? कुछ लोग जो पढ़ते ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो वो आधार पर क्या कह सकते हैं? वो कह सकते हैं कि सर ये जो विशेष प्रावधान बनाया गया है एक लिंग के आधार पर है। याद रखना मैंने आपसे क्या कहा था, केवल आधार पर नहीं हुआ, यानी कि केवल लिंग के आधार पर नहीं है। यहाँ पर जब इस प्रकार की कोई छूट दी जाती है, इस प्रकार की कोई लिबर्टी दी जाती है, तो याद रखना यहाँ पर इनकी जो जैविक यानी कि बायोलॉजिकल जो बनावट है वो बिल्कुल अलग है पुरुषों से, और उस बायोलॉजिकल बनावट के आधार पर, उस नीड के आधार पर यानी कि स्वास्थ्य के आधार पर ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये प्रावधान इनके लिए किया गया है। उसी प्रकार से अगर हम बालकों की बात करें तो बालकों को लेकर के आर्टिकल 45 के अंतर्गत क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया कि जो बालक 6 वर्ष से कम उम्र के हैं तो राज्य को विशेष निर्देश दिया गया कि आप इनकी देखभाल करें। हालांकि ये प्रावधान पहले तो भारत के संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम आर्टिकल 21(a) की बात करें तो ये क्या करता है? ये भी विशेष प्रकार का प्रावधान बालकों के लिए लेकर के आता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक है उनकी शिक्षा के लिए राज्य जो है लगातार प्रयास करेगा। तो ये भी क्या है? ये भी विशेष प्रावधान बालकों के लिए है। क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये विधि के समान संरक्षण का एक उल्लंघन है? जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसी क्लास के शुरुआत में बताया था कि अगर कोई लॉजिकल क्लासिफिकेशन है यानी कि यथोचित अगर कोई वर्गीकरण किया गया है तो उसे मान्यता दी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको आप बीच में नहीं घुसाइएगा कहीं पर भी कि भाई ये तो उल्लंघन हो गया। तो केवल ये लिंग के आधार पर नहीं है, इसके कोई बहुत सारे अन्य कारण हो जाते हैं। जैसे ही कुछ पॉलिसी सरकार और लेकर के आती है, हमारे भारत के संविधान में प्रावधान है कि जब भी लोकल बॉडी जाएगी यानी कि जो स्थानीय निकाय होते हैं, उन स्थानीय निकाय के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पंचायती राज संस्थाओं की। पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ हमारी नगर पालिकाएं, जब भी इनका चुनाव होता है तो 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। क्या ये कोई भेदभाव है? जवाब है नहीं। अब इसका आप क्या आधार ले सकते हैं? आधार ये है कि अगर हम पूरी अपनी आबादी को देखें तो लगभग 50% महिलाएं हैं। अब उनको आप प्रशासनिक पोस्ट पर जाकर के देखें, राजनीति के अंदर देखें तो क्या 50% महिलाएं हैं? तो जवाब है नहीं। ऐसा नहीं कि वो आना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, पर शुरुआत में उनकी स्थिति ऐसी नहीं रही है कि वो वहां तक पहुंच सके। तो जब पहुंच नहीं सकते यानी कि दो स्थितियां अलग अलग हैं, दो लोग परस्पर बराबर परिस्थितियों में नहीं तो बराबर परिस्थितियों में उनको लाना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लेकर के आते हैं, विधि का समान संरक्षण ला करके दोनों को बराबर स्थितियों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये उसी के अंतर्गत दिया गया प्रावधान है। बहुत सारे अन्य प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई नौकरी की बात आती है तो जॉब के अंदर कई बार क्या होता है, महिला और पुरुष दोनों को बराबर अवसर दिए जाते हैं, लेकिन उन बराबर अवसरों में भी वरीयता प्रेफरेंस जो है महिलाओं को दी जाती है। अब ये जो वरीयता दी गई है, क्या आप इसे रिजर्वेशन कहेंगे? तो जवाब है नहीं, ये कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये तो एक जस्ट एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यानी कि राज्य आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 के तहत ऐसे प्रावधान कर सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल, कभी आप मेट्रो में जाते हैं तो पहला डब्बा आप देखते हैं महिलाओं के लिए रिजर्व है ना? होता है नहीं होता है? तो उसके कारण सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं इसलिए हम उनको ये आरक्षण दे रहे हैं, नहीं, ये पॉलिसी सिर्फ इसलिए नहीं है, उनकी समाज के अंदर स्थिति, समाज के अंदर सुरक्षा,
और इस असुरक्षा के भाव से उत्पन्न हुई अन्य परिस्थितियां, उन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोग ये प्रावधान लेकर के आते हैं। तो आई होप आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 15 उसका सब क्लॉज 4। ये क्या कहता है? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को अगर हम देखें तो ये शुरुआत में, यानी कि जब भारत का संविधान बना तो उस समय भारत के संविधान के अंदर शामिल नहीं था। इसे बाद में संविधान संशोधन करते हुए, यानी कि पहले अमेंडमेंट के द्वारा इसे संविधान संशोधन करते हुए, यानी कि पहले अमेंडमेंट के द्वारा इसे संविधान संशोधन करते हुए, यानी कि पहले अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ दिया गया। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमको जानने की जरूरत है कि अगर हम बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उत्थान की बात करें तो राज्य को अधिकार है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 की तरफ से कि राज्य उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो क्या ये भी इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है, समान संरक्षण, समान व्यवस्था का उल्लंघन है? तो जवाब है नहीं है। देखिए होता क्या है, कुछ घटना इतिहास के अंदर ऐसी होती है जहां से नए डेवलपमेंट होते हैं, और ये नया डेवलपमेंट उस समय के मद्रास प्रांत से होता है। उस समय के मद्रास प्रांत से ये डेवलपमेंट होता है। अब हुआ क्या था ऐसा? देखिए उस समय पर मद्रास प्रांत ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज थे, साथ में वहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उन इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ सीटें इस बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल SC ST के लिए रिजर्व कर दी और उनकी रेशो के आधार पर ये रिजर्व कर दी थी। अब जब इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे क्वेश्चन अब जवाब मांगा कि भाई देखो अगर आपने ऐसा किया है तो क्यों किया है। तो मद्रास प्रांत ने जवाब दिया कि साहब हम ये जो कर रहे हैं ये हम संविधान के अनुसार ही कर रहे हैं। मतलब संविधान का आर्टिकल 46 जो DPSP का एक भाग है, ये कहता है कि हमको जो देश के अंदर कमजोर वर्ग है उस कमजोर वर्ग की शिक्षा के उत्थान का कार्य करना चाहिए, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर्गत ही हमने काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो अगर हम आपकी पूरी पॉलिसी को देखें तो आपने ये जो रिजर्वेशन की बात की है ये आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर प्रावधान कर रहे हैं, तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। केवल धर्म और जाति के आधार पर ये काम कर रहे हैं तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। अब इसको लेकर के पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करते हुए भारत के संविधान में आर्टिकल 15(4) को ऐड किया पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। यहाँ पर ये कहा गया कि देश के अंदर जो शैक्षिक तौर पर पिछड़ा वर्ग है, साथ में SC ST है, उसके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, उनके उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये आर्टिकल जो है हमारे भारत के संविधान के अंदर आ जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसका ही एग्जाम्पल है, उसी का एक प्रावधान है। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं तो यहीं पर आपको देखेंगे सन 2006 के अंदर कुछ बदलाव हुआ। सन 2006 के अंदर केंद्र की सरकार ने एक एक्ट पारित किया जिसको आप कहते हैं सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट। ये क्या था? ये था रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए बहुत समय पहले अगर हम बात करें, एक वीडियो मैंने लक्ष्य सीरीज के अंदर कराई थी जो कि हम लोग अभी आर्टिकल 16 के अंदर भी पढ़ेंगे। मोरारजी देसाई की सरकार के समय पर BP मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको कहा गया मंडल आयोग। इस मंडल आयोग ने जो हमारे समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उसको लेकर के गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट पेश की और ये कहा कि उनके लिए आपको 27% आरक्षण देना चाहिए। अब बेसिकली सरकार क्या चाहती थी? सरकार ये चाहती थी कि हम ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन दें। और इसके लिए भारत की संसद ने 93वां संविधान संशोधन 2005 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 पास किया और इसी को इफेक्ट देने के लिए, इसी को लागू करने के लिए CEI एक्ट यानी कि रिजर्वेशन इन एडमिशंस एक्ट 2006 पास किया। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर हम अल्पसंख्यक संस्थानों को नहीं लेते, यानी कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर तो ये प्रावधान लागू नहीं था,
लेकिन इसके अलावा बाकी के संस्थान, चाहे उन्हें सरकार के द्वारा कोई मदद दी जाती है, नहीं दी जाती है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनमें ये प्रावधान किया गया और 27% का आरक्षण जो है एडमिशन्स में इनको दिया गया। तो ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 ये भी क्या है, विधि के समान संरक्षण का ही एक प्रावधान है। अब इसी के साथ में अब हम रिसेंट के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट देखें तो अभी देश के अंदर 103वां संविधान संशोधन 2019 हुआ और इसके अंदर ये कहा गया कि देखिए ऐसा है कि जब हम समाज के अंदर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करें, तो इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के उत्थान के लिए भी सरकार जो है नए कानून कायदे यानी कि नए प्रावधान बना सकती है। और अगर ऐसा कोई प्रावधान बनता है तो आर्टिकल 15(1) और 15(2) का या फिर किसी भी अन्य प्रावधान का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। ये भी जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत आ जाता है। तो बेसिकली ये हमारा आर्टिकल 15 है जहां पर भेदभाव की मनाही की जाती है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। याद रखिएगा, सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की इजाजत यहाँ पर मिल जाती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर पूछ सकते हैं। मैं आपके जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आर्टिकल 16। याद रखना वो सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, छोटी वीडियो नहीं होगी, लगभग 45 से 50 मिनट का वीडियो होगा। बिल्कुल मंडल केस हो या फिर अन्य डेवलपमेंट, पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी जो भारत के अंदर रही है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एनालाइज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।